चलिए, हम अपने दोस्त चुन सकते हैं पर हम अपने पड़ोसी नहीं चुन सकते। ऐसा ही एक ना चुना हुआ पड़ोसी है हमारा चाइना। हमने नहीं चुना हमारे पड़ोसी को, पर अब है तो है। तो चाइना क्या कर रहा है, उसका हम पर क्या प्रभाव होगा, जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। China is executing one extremely important project named Belt and Road Initiative। ये क्या है, किन देशों को अपने साथ लेकर इस मुद्दे पर काम कर रहा है, भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है, इस बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का भारत पर क्या प्रभाव है, ये खुराफात चीनियों को सूझी कहाँ से, सब पर एक एक करके हम बात करेंगे। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रीशेपिंग ग्लोबल ट्रेड इस टॉक में। तो टू बिगिन विथ, व्हाट इज हैपनिंग, चाइना इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। बहुत अमीर लोग हो चुके हैं और बहुत पैसा तिजोरी में है। तो क्या करा जाए, करा यूँ जाए कि दुनिया में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, रेलवे लाइन, शिपिंग बनाई जाए और इस पूरी कवायद में चाइना को इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जोड़ा जाए, ताकि जो चाइनीज़ बाज़ार हैं वो सिर्फ चाइना तक ही सीमित ना रहें। सड़क के माध्यम से, रेल के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से चीनी वस्तुएं दुनिया में भी बिक सकें। अगर हम चीनी होते तो शायद हम इसे बोलते बिल्कुल सही है करना, लेकिन चूंकि हम भारतीय हैं, हम एक अलग परिदृश्य से देखेंगे, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ वेरी फ्रेंडली नेबर इन फॉर्म ऑफ चाइना। So this would be a very brief intro to begin, that it represents China's ambitious plan to develop 2 new trade routes connecting with the rest of the world, and it will involve infrastructure development projects। इंफ्रा बनाएंगे बहुत सारा, जिससे कि दुनिया के बाजार चाइनीज बाजार से लिंक हो सके। और दुनिया के बाजारों को जोड़ने का एक बढ़िया तरीका होता है इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। रेलवे से जोड़ दो, रेल से जोड़ दो। और जब बाजार जुड़ते हैं तो सिर्फ बाजार नहीं जुड़ते हैं, तब राजनीति भी जुड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूएस और चाइना में इतना ट्रेड नहीं होता, बाजार जुड़े हैं इसलिए ट्रेड है बहुत, तो क्या ट्रंप इस मुद्दे पर चुनाव जीत पाते कि हमें चाइना से बचने की आवश्यकता है और हमें उन पर टैरिफ लगाने की आवश्यकता है? नहीं। आर्थिक निर्भरता राजनीतिक नए पहलू और मोर्चे खोलती है। कुछ ऐसा ही एनालिस्ट्स का कहना है कि चाइना प्रयासरत है आर्थिक तौर पर दुनिया से जुड़कर राजनीतिक तौर पर उन्हें भविष्य में प्रभावित करने के लिए। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। द कोर मोटिवेशन बिहाइंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। द फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। ये पहला उनका मोटिवेशन पॉइंट है। अब स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी से क्या मतलब, चाइना इस जगह से बहुत परेशान है। इस जगह का नाम है मलक्का स्ट्रेट, जो कि सिंगापुर के पास है। और चाइना का बड़ी मात्रा में कच्चा तेल मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। तो क्या समस्या है, मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। देखते हैं मलक्का स्ट्रेट कहाँ है और चाइना को क्या समस्या है इससे। अगर मैं इस मैप को थोड़ा जूम कर लूँ और आपको मैं साउथ ईस्ट एशिया में इस इलाके पर ले आऊँ, तो आप बोलेंगे सर कहाँ ले आए। मैं बोलूँगा रहो यहीं। देखो, ये इंडोनेशिया है, ये मलय का इलाका है, मलेशिया वाला, और ये जो टिप पे बैठा है ये सिंगापुर है। और ये दो लैंडमास के बीच जो वाटर बॉडी है, जो सीधी लाइन मैंने बनाई है, यही मलक्का स्ट्रेट है जो ब्लिंक हो रही है। दिस वन, दिस इज मलक्का स्ट्रेट। जो ब्लिंक हो रही है ये मलक्का स्ट्रेट है। यहाँ से चाइना का
बड़ा कच्चा तेल की आवाजाही होती है। अब बात यह है कि यहां पर बैठा हुआ है सिंगापुर, जो रेड डॉट ब्लिंक हो रही है, दिस इज सिंगापुर। सिंगापुर इज अ इम्पॉर्टेंट यूएस एलाई, ये यूएस का दोस्त है। तो सोचो, यूएस का दोस्त उस रास्ते पर बैठा है जहां से चाइना के सामान की आवाजाही हो रही है। किसी भी दिन दोस्त ने कुछ तिकड़म भिड़ाई तो इस रास्ते को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है यूएस। चाइना ऐसे खतरे से जूझना नहीं चाहता, ऐसी अनसर्टेनिटी से जूझना नहीं चाहता। वो कह रहा है एक और रास्ता बनाऊंगा, मलक्का से ही नहीं, मलक्का से घूम के थोड़ा लंबा रास्ता, लेकिन ये मलक्का स्ट्रेट पे जो निर्भरता है, जो मुझे आंख दिखाते रहते हो, आंख तो नहीं निकालूंगा, मैं अपना रास्ता ही बदल लूंगा ऐसा बोल रहा है वो। तो अब आप समझे होंगे पहला स्ट्रैटेजिक रीजन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, भाई ये मलक्का स्ट्रेट की अस्थिरता से निजात पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं सिंगापुर है जो कि यूएस का एक एलाय है। दूसरी बात, चाइना ने बहुत खर्चा करा 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, और खूब कंपनीज को पैसा दिया कि भाई तुम्हें मंदी में नहीं पड़ने देंगे, तुम नई सड़क बनाओ, रेलवे के लिए ठेका ले लो, SEZ उसके लिए ले लो, नई टाउनशिप बनाना है तो उसके लिए सब्सिडी ले लो मुझसे, पर 1000 मंजिला इमारत बना दो, कमरे बना दो, घर बना दो, सड़क बना दो, रेलवे बना दो। सड़क बन चुकी है तो एक बार खोद दो और वापस से बना दो, पर बना दो। तो वहां पर सब कुछ बन चुका है। अब चाइनीज कंपनी कहां पर नए बाजार तलाशेंगी? इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी खड़ी हो गई, पर अब काम धंधे नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो सब काम हो चुका है चीन में। बोला देश के बाहर के बाजार खोजेंगे, चाइना से सीधी सड़क बनाएंगे सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप, पोर्ट्स ही पोर्ट्स बनाते जाएंगे भारत के आसपास, म्यांमार में बनाएंगे, बांग्लादेश में बनाएंगे, श्रीलंका में बनाएंगे, पाकिस्तान में बनाएंगे, यूरोप में बनाएंगे। तो इन कंपनीज को नया व्यापार, नया काम धंधा मिलेगा, और ये कोविड नहीं फैलाएंगी फिर। ठीक, तो इतना निवेश कर दिया कि घर पे तो कोई बिजनेस रहा नहीं, तो इसलिए दे आर नाउ सर्चिंग फॉर ऑल्टरनेटिव मार्केट, so that these companies can invest even beyond their territories। तो ये दूसरा कारण था कि भाई BRI बनाते हैं, सड़क, रेल, रोड, पोर्ट बनाते हैं, और रीजनल डेवलपमेंट। The initiative stimulates economies in China's historically underdeveloped central provinces, which lag behind coastal regions। तो खास तौर पर इस प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो जो चीनियों के सेंट्रल प्रोविंस हैं उन्हें कनेक्ट करेगा दुनिया से, और उन्हें भी लाभ मिलेगा। जैसे ये जो वाले इलाके हैं, कोस्टल वाले इलाके, ये तो बढ़िया संपन्न है चाइना में, लेकिन ये जो इंटीरियर्स वाले इलाके हैं, ये पिंक वाले, ये बहुत संपन्न नहीं है। तो क्या करा जाए? इनसे जोड़ेंगे दुनिया को, ऐसे यहां से एक ऐसी सड़क बना देंगे सेंट्रल एशिया से, आप एक पोर्ट बना देंगे, और इससे ऐसे पोर्ट को जोड़ते हुए चले जाएंगे। श्रीलंका में बना देंगे, भारत में, अरे घुसना भी मत भारत में तो, ठीक, पाकिस्तान में बना देंगे, समथिंग लाइक दिस। तो सड़क और पोर्ट का एक नेटवर्क बनाएंगे, जिससे कि ये सेंट्रल चाइना जो कि इनलैंड है, इसके इलाकों को दुनिया से जोड़ा जाएगा। और इनलैंड चाइना गरीब है, कोस्टल चाइना अमीर है। जस्ट लाइक मुंबई अमीर है पर विदर्भ कंपैरेटिवली गरीब है। तो ये 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं जिसके तहत चाइना ने बोला कि हम लॉन्च कर रहे हैं भाइयों और बहनों BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब क्या है, नाम वाम बदलने का यहाँ पर भी प्रथा है, सिर्फ भारत में ही नहीं है, यहाँ भी बदल देते हैं नाम। पहले इन्होंने बोला कि BRI began as a 2 distinct project focused on different trade routes, infrastructure needs। तो पहले तो ये बोला कि भाई 2 अलग अलग किस्म के काम होंगे,
एक बेल्ट बनेगा और एक रोड बनेगा। कौन सा बेल्ट बनेगा, कौन सा रोड बनेगा, समझते हैं। तो दो इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव के बारे में चाइना ने पहले सोचा कि एक बेल्ट बनाएंगे, ये सड़क के रास्ते सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप को कनेक्ट कर देंगे, इसको उन्होंने बेल्ट कहा, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। और एक रोड बनेगा, कौन सा, मैरीटाइम रोड। किसे कनेक्ट करेगा, ये सब साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता हुआ, एक लंबा रूट लेता हुआ, कुछ इस प्रकार श्रीलंका से कनेक्ट करता हुआ, पाकिस्तान के ग्वादार पे कनेक्ट करता हुआ, कुछ इस प्रकार यूरोप पहुंचेगा, या फिर कुछ इस प्रकार यूरोप पहुंचेगा, या फिर कुछ इस प्रकार केनिया से होता हुआ यूरोप पहुंचेगा। तो इससे होगा क्या, इन सब इलाकों में फिर पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो भाई यहां बांग्लादेश में पोर्ट बना देंगे ये लोग, श्रीलंका में पोर्ट बना देंगे, म्यांमार में पोर्ट बना देंगे, बांग्लादेश में बना देंगे, पाकिस्तान में ग्वादार बना ही रहे हैं, केनिया में नायरोबी वगैरह में पोर्ट बना देंगे। तो आप देख रहे हैं बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। यहां पे कुछ जगह सड़क, कुछ जगह रेल से कनेक्टिविटी दे देंगे। दिस वॉज द इनिशियल आइडिया। द रेड वॉज बेल्ट वाइल द सी कनेक्टिविटी वॉज रोड। लेकिन फिर आगे शी जिनपिंग ने बोला एक काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, वन बेल्ट वन रोड। एक ही प्रोजेक्ट चलेगा, बेल्ट ऊपर की तरफ बनाएंगे, रोड नीचे की तरफ बनाएंगे। लेकिन फिर वापस से उसमें बदलाव हुआ और उसका नाम कर दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बस नाम ही बदल दिया गया है कि अभी और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। सिर्फ सड़क नहीं बनाएंगे बल्कि दुनिया के साथ आर्थिक तौर पर चाइना को जोड़ेंगे, क्योंकि चाहे सड़क हो चाहे जहाज हो, आर्थिक तौर पर जोड़ना महत्वपूर्ण है। सड़क और मैरीटाइम कनेक्टिविटी कर भर देना महत्वपूर्ण नहीं है। और ये आइडिया आया कब, ये खुराफात आई कब, 2013 में प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कजाकिस्तान गए थे और उन्होंने कह दिया कि भाई चाइना तुमसे जुड़ना चाहता है इनलैंड से, तुम तो इनलैंड हो, तुम्हारे पास सी वगैरह नहीं है, तो एक काम करो, मेरे पास सी है, मेरी सी से सड़क बना के तुम्हें जोड़ देता हूं। फाइन। तो यहां से आइडिया शुरू हुआ कि कजाकिस्तान वुड बी कनेक्टेड टू चाइना, और फिर बोला कि पूरे सेंट्रल एशिया को हम ऐसे कनेक्ट करेंगे। इनफैक्ट ये इतिहास में एक ओल्ड सिल्क रूट हुआ करता था, वेयर ओवरलैंड ट्रेड, मतलब भूमि के ऊपर यूरोप और एशिया के बीच इसी रूट के तहत ट्रेड होता था। चाइना का कहना था इस रूट को, जो एंशिएंट टाइम्स में इतना प्रचलित था, हम वापस से प्रचलित करेंगे, यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। और इसके लिए सेंट्रल एशिया बहुत महत्वपूर्ण है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी कुछ इस प्रकार ये वाले रीजन। लेट मी हाईलाइट अ बिट, समथिंग लाइक दिस। ये मंगोलिया, इन सब की रजामंदी, इन सबको अपने दायरे में लाना बहुत जरूरी है चाइना को, क्योंकि यहां से क्या जाएगा, वन रोड, ऐसे समथिंग लाइक दिस। आगे आते हैं। ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको, सेंट्रल एशियन फोकस, हिस्टोरिकल फोकस एक्सेट्रा। फिर मैरीटाइम का आइडिया क्या आया ये शी जिनपिंग को, 2013 में बेल्ट की बात कराए वो, कि कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया तैयार रहो, सड़क और रेल देंगे तुम्हें चाइना से जोड़कर यूरोप तक, तुम अपना सामान वहां पर भी बेच पाओगे और मैं भी कुछ लाभ ले लूंगा। In 2014, Xi Jinping attained plan to establish new sea trade infrastructure along historic Marco Polo route, creating a maritime Silk Road across continents। कि मार्को पोलो ने जिस इलाके का सफर करा था, अलग अलग पोर्ट्स को कनेक्ट को टच करते हुए, इनका कहना है शी जिनपिंग साहब का कि हम भी ऐसे ही पोर्ट्स को, जहां जहां मार्को पोलो गए थे उन पोर्ट्स को ध्यान में रखते हैं और एशिया और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। और इस प्रक्रिया में क्या होगा, वो मलक्का स्ट्रेट का झंझट जो बहुत गले की हड्डी बना हुआ है वो भी दूर हो जाएगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण इनका पार्टनर है और हमारा एक दूसरा पड़ोसी
Pakistan, which is a very crucial link. For example, Pakistan has allowed China to construct Gwadar port in Balochistan region specifically for this purpose, सिल्क रूट, मैरीटाइम सिल्क रूट. तो वही हमने इस पॉइंट में कहा है कि दुनिया में इंडियन ओशन को जोड़ते हुए यूरोप तक, केनिया के माध्यम से, नायरोबी के माध्यम से इंटीरियर्स ऑफ मेडिटेरियन सी तक जाया जाएगा मैरीटाइम सिल्क रोड के माध्यम से. कुछ चिंताओं की भी बात है इसमें. पहली चिंता तो ये कि ये जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये बहुत अनस्टेबल रीजन जैसे अफगानिस्तान, बलोचिस्तान से होकर जा रहा है. कितना सफल हो पाएगा वक्त ही बताएगा. अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो मुश्किल, बने रहने के बाद उसका टिका रहना मुश्किल, टिका रहने के बाद वहां पर कोई व्यापारी आके व्यापार करना मुश्किल. आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना, रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, बलूचिस्तान से अफगानिस्तान रोड ट्रिप पे जा रहा हूँ. तो एक डिस्टर्ब्ड रीजन से चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी चाह रहा है, कंसर्न है. दूसरा कंसर्न ये है कि ये जो सेंट्रल एशिया के स्टेट्स हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया इन्हें अपने इन्फ्लुएंस के दायरे के तहत मानता है. अगर चाइना वहां पर रोड बनाकर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहा है, रशिया बोले कि यह चौलबे ना, रशिया बोलेगा ये नहीं चलेगा. In all probability, Russia will oppose increasing Chinese influence in the Central Asian region. तीसरी बात, भारत ने भी आपत्ति उठाई है. भारत का कहना है कि क्यों भाई चाइना, ये तुम्हारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ से कुछ ऐसा जा रहा है, ये ग्वादार को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये इलाका तो मेरा है. इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तुम यहाँ पे नहीं बना सकते. तो इंडिया हैज strongly opposed any construction of road in Pakistan occupied Kashmir by China. तो एशिया में ये तीन मुद्दे हैं. आगे देखते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया में क्या मुद्दा है. ये लोग मलेशिया में चाइनीज पैसे से, चाइना के पास पैसा तो बहुत है, हमारा दुश्मन है तो क्या हुआ, हमें सत्य को तो स्वीकारना पड़ेगा कि पैसा तो कमाया है, तो पैसा बहुत है और उधारी पर पैसा चलाता है, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है दूसरे देशों में जाकर, और इसके बदले उनसे रियायतें लेता है, ब्याज चार्ज करता है. ऐसा ही मलेशिया में करा उसने कि साउथ ईस्ट एशियन रेलवे नेटवर्क बनाने की बात करी, लेकिन वहाँ के जो शासक हैं रजाक, उन पर करप्शन के आरोप लगे हैं कि वो चाइना के साथ मिलकर मलेशिया को उधारी के जाल में, डेट ट्रैप में फंसा रहे हैं. इस रेलवे लाइन के लिए चाइना ने जो उधारियां मलेशिया को दी है वो अति महंगी है. इतने ऊंचे ब्याज पर कोई देश उधारी नहीं लेता. व्हाट दे आर टेकिंग. तो ये मलेशिया के संबंध में बात है. अफ्रीका के संबंध में चाइना ने धूम मचा रखी है. अफ्रीका में कई सारे प्रोजेक्ट, जैसे हाई स्पीड ट्रेन इन केनिया, चाइना उसे फंड कर रहा है. गैस पाइपलाइन इन नाइजीरिया, उसे फंड कर रहा है. ऐसे ही युगांडा, इजिप्ट और इथोपिया में भी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उधारी दे देकर चाइना इज गिविंग लॉट ऑफ लोन्स एट अ हाई इंटरेस्ट रेट्स टू दिस कंट्रीज फॉर क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. एंड दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज जब आप उधारी किसी को देते हैं तो आप उसे इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं. और अगर दुनिया में एक यंग कॉन्टिनेंट, अफ्रीका इज अबाउट टू बी द यंगेस्ट कॉन्टिनेंट, यंग कॉन्टिनेंट को आप अगर आज प्रभावित करेंगे तो आने वाले कई वर्षों तक ये यंग जनरेशन दुनिया को भी तो प्रभावित करेगी. तो इसके रिपरकशंस दुनिया पे क्या होंगे ये बहुत अनसर्टेन है. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. ऐसे ही केनिया में व्हाट चाइना इज डूइंग, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन्स. हाई स्पीड रेल बना रहा है. केनिया पार्टिसिपेशन इन इनिशिएटिव इज अ हाई स्पीड रेलवे रनिंग बिटवीन मोम्बासा एंड नायरोबी. केनिया की दो महत्वपूर्ण शहर मोम्बासा और नायरोबी को कनेक्ट कर रहा है.
साथ ही ना लोगों को भी साथ लेने का प्रयास है कि वहाँ की जो लोकल वर्कफोर्स है उसको भी इस प्रोजेक्ट में स्किल्स वगैरह ग्रांट कर रहा है। केनिया इन्फ्लुएंस होगा इससे। लेकिन फिर कंसर्न वही है जो अभी तक चाइना करते आया है, इसको हम कहते हैं कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा साहब, आपका इतना आपको पैसा दे दूंगा, आप मुझे बस इतना ब्याज दे देना। फिर ब्याज पर ब्याज और ब्याज पर ब्याज जुड़ता चला जाता है। डेट ट्रैप में ये देश फंसते चले जाते हैं। ये कंसर्न कई एनालिस्ट्स का है कि इस प्रकार से चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और कुछ नहीं है, देशों को उधारी के जाल में फंसाने का एक जरिया है। यूरोप में क्या हो रहा है यार, ये तो अमीर लोग हैं, ये कैसे चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आ गए? तो बात है कि अमीर हैं पर ग्रोथ नहीं है इनके पास, क्योंकि ये बूढ़े हो रहे हैं। ग्रोथ मतलब इनकी जीडीपी में बड़ी बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही, तो इन्हें ऐसे रास्ते खोजने हैं जहां ये अपना पैसा लगाएं और वो पैसा बढ़े। पैसा बहुत है पर पैसा बढ़ नहीं रहा है यूरोप का। तो इन्होंने सोचा कि भाई चीनियों के साथ कोलैबोरेट करा जाए, ये पैसा बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। क्या कर रहे हैं? डेवलप्ड मार्केट में चाइना पहुंच पाएगा इस प्रोजेक्ट से। डेवलप्ड मार्केट मतलब यूरोप का, जो फाइनेंशियली ईयू मेंबर्स पहले ही खतरे से जूझ रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, ये उन्हें पैसा देगा। यूरोप ऐसे आमतौर पे अमीर है लेकिन कई बार बुरे उधारियों में फंसा है, जैसे पिक्स कंट्रीज, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस और स्पेन बड़ी उधारियों की समस्या में एक वक्त पर ये फंसे थे। इनका सहारा चीन। तो चीन ने बोला मैं निवेश कर देता हूं, व्हाई आर यू सो कंसर्न? ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल, पैसा देगा कि मैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करता हूं, फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करेगा। कोई आपके बड़े पोर्ट, एयरपोर्ट और सड़क और टोल नाके कंट्रोल करेगा, राजनीतिक तौर पर वो हस्तक्षेप भी करने की क्षमता विकसित कर लेता है। तो ये कंसर्न है। आगे, वन एस्पेक्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दैट मोस्ट alarmed the Western commentators is its extension of Chinese influence into developed European nation। किसी ने सोचा नहीं था कि ये अमीर यूरोपियन देश चाइना से मदद मांगेंगे। और यहाँ पर भी चाइना ने किन देशों को चुना जो यूरोप में आर्थिक तौर पर सबसे कमजोर नजर आ रहे थे, जैसे ग्रीस। अमीर जर्मनी को नहीं चुना उसने, उसे पता है जर्मनी तो कुछ भी भाव नहीं देगा। उसने ग्रीस को चुना कि भाई ग्रीस तुम्हारे पोर्ट डेवलप करूंगा मैं। इटली को चुना। तो इससे जो वेस्टर्न यूरोप है उस बाजार में चाइना को घुसने का मौका मिलता है, चाहे पोर्ट बनाकर ही घुसने का मौका मिले, पर मिलता है। ग्रीस के साथ 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, फिर 2016 और 2018 में फाइनली एक एग्रीमेंट। क्या क्या हुआ है? 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लेहमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हुआ था, तब ग्रीस बहुत ही बुरी आर्थिक स्थिति में फंस चुका था। उसकी यूरोपियन यूनियंस के साथ जो संबंध थे उसके खराब आर्थिक स्थिति के कारण वो भी खराब हो गए थे। 2016 में चाइना की एक शिपिंग फर्म है, उसने ग्रीस में एक प्रोमिनेंट पोर्ट है पेरियस, उसमें निवेश करा और धीरे धीरे चाइना एक बड़ा निवेशक बनता चला गया ग्रीस में। 2018 में फाइनली ग्रीस ने बोला ये तो अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, और ग्रीस फाइनली जॉइंड BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ग्रीस सेड कि भाई चाइना आ जाओ, निवेश करो हमारे यहाँ, हम भी तुम्हारे इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इटली, जो G7 दुनिया के अमीर देश हैं, G8 वैसे अमीर है, G7 +1 G8 होता है, दैट +1 इज रशिया। लेकिन जो वेस्टर्न देश हैं जो लगभग एक सी पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिलॉसफी से चलते हैं, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की, वो G7 है। बहुत ही कम संभावना थी कि एक G7 देश
जो लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी जैसी फिलॉसफी को इतना आगे बढ़ाता है, वो एक सोशलिस्ट देश, कम्युनिस्ट देश, यूएसए के घोर प्रतिद्वंदी चाइना के साथ एक ही मेज पर बैठकर चाय पिएगा और फिर एक एग्रीमेंट पर दस्तखत करेगा. दिस हैज एक्चुअली हैपेंड इन आवर लाइफ टाइम. 2019 एग्रीमेंट, जो इटली में एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी 5 स्टार मूवमेंट के तहत, उसने बोला कि भाई बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हम साइन करेंगे, और ये रोम में साइन करा उन्होंने शी जिनपिंग के साथ. इटालियन कोलैबोरेशन, इसमें एग्री हुआ कि भाई इटली मदद करेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए. एंड फाइनली Mario Draghi, Prime Minister of a new government in 2021, signed इटली में withdraw, signaled that यार इटली हम मारियो द्राघी ने कहा कि भाई ये जो हुआ है ये इतना ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि हम इस इनिशिएटिव से बाहर आ जाएं. बट स्टिल इट इज नॉट क्लियर what is the future positioning of Italy with respect to BRI. यूएस को भी कंसर्न है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, होगा ही. पहली बात जो यूएस का कहना है कि अगर यूरोप में आता है चाइना बीआरआई इनिशिएटिव के तहत, तो ये इलाका जो इतना वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के लिए जाना जाता है, इसमें राजनीतिक तौर पर कम्युनिज्म और सोशलिज्म का प्रभाव नजर आ सकता है. नेटो को भी कंसर्न है कि मिलिट्री अलायंसेस कमजोर ना पड़ जाएं चाइना के किसी देश में आर्थिक निवेश करने पर. यूरोपियन नेशंस और यूएसए के बीच शायद जो पार्टनरशिप इतनी मजबूत है वो इससे कमजोर ना हो जाए. खैर, ट्रंप के आने के बाद तो चाइना को ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. ऐसे ही ट्रंप ने यूरोपियन देश और यूएसए के बीच पार्टनरशिप को बहुत कमज़ोर कर दिया है. क्या इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर? लगभग 65 देशों से ये प्रोजेक्ट गुजरेगा. लगभग दुनिया की 66% पॉपुलेशन को प्रभावित करेगा. 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन, 65 कंट्रीज. $1 ट्रिलियन का खर्चा चाइना ने कहा है कि हम बीआरआई पर करेंगे. लगभग 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, अलग अलग देशों को चाइना से जोड़ा जाएगा. लास्ट एस्पेक्ट देखते हैं कि फ्यूचर क्या है. फ्यूचर ये है कि भाई इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो होगा खास तौर पर चाइना का दुनिया से, लेकिन फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी है कि इतने पोर्ट्स जब आप बनाएंगे, हो सकता है कि बहुत सारा इकोलॉजिकल हार्म भी हो. डेट सस्टेनेबिलिटी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो आप कोई खैरात नहीं दे रहे हैं देशों को, आप उन्हें उधारी दे रहे हैं और उन्हीं के इलाके में पोर्ट बना रहे हैं. पर आप उधारी अगर अत्यधिक ब्याज पर देंगे तो ये देश, केन्या, नायरोबी जैसे देश उधारी वापस चुकाने की क्षमता नहीं रखेंगे और दुनिया में वापस से एक रीअलाइनमेंट हो सकता है. कौन किसका सहयोगी है? जैसे यूरोप और यूएस सहयोगी थे, लेकिन ट्रंप के आने के बाद रीअलाइनमेंट होता नजर आ रहा है. यूरोप और मजबूत गुट बन रहा है और अमेरिका से अपनी निर्भरता कम कर रहा है. ऐसे ही बीआरआई के अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद कौन देश दोस्त रहेंगे, कौन दुश्मन बन जाएंगे, ये रीअलाइनमेंट होने की पूरी पूरी संभावना है. So these were some aspects associated with Belt and Road Initiative of China. I hope you understood the important aspects related to Belt and Road Initiative. This is the series of lectures. ये वो series है lectures की जो मैं ले रहा हूँ Economics Explained में. इससे पहले भी हमने कई मुद्दों पर बात करी है. हमने रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर बात करी है. हमने इससे पहले भारत में जो रेवड़ियाँ बट रही हैं, लाडली बहना, मैया सम्मान, लाडकी बहन, मातृत्व वंदन एक्सेट्रा, इनकी अच्छाइयाँ और खामियों पर एक निष्पक्ष एनालिसिस करा है.
भारत में गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, उस पर बात करी है। भारत में शेयर बाजार क्यों गिर रहा है, विदेशी निवेशक भारत के शेयर बाजार में शेयर्स बेच कर क्यों जा रहे हैं, इस पर बात करी है। मैं एक बार और आपसे मिलूंगा अगले मुद्दे पर, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन में, जहां पर मैं बात करूंगा एक खास टॉपिक पर। और कौन सा होगा वो टॉपिक, तो इफ़ यू वांट टू गिव सम सजेशंस कि सर इस मुद्दे पर बात कर लीजिए, तो उस मुद्दे पर बात कर लेंगे। बट कौन सा होगा टॉपिक वो, लेट अस कीप इट अ बिट ऑफ सस्पेंस। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जस्ट इन्फॉर्म मी कि विच ऑल टॉपिक्स विच आर इन करंट अफेयर्स, जो आपकी सूझबूझ के लिए, समझ के लिए और एग्जाम के लिए इन तीनों कंडीशन से ओवरलैप होता हो, हम ऐसा टॉपिक लेकर आगे बढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्ड सीरीज को यूं ही चलाते रहेंगे। उम्मीद है आपको इससे लाभ हो रहा होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।